हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम विधि शास्त्र की 5th यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। विधिक व्यक्ति की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। विधिक व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? विधिक व्यक्तित्व की धारणा को स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि निगमित व्यक्तित्व क्या है। व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? निगमित व्यक्तित्व की प्रकृति के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों एवं विधि की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में उनके योगदान का परीक्षण कीजिए। निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए तथा बताइए कि वर्तमान समय में कौन सा सही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विधि का निर्माण मानव समुदाय के लिए किया जाता है। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि विधि का अस्तित्व ही मानव के लिए ही है। ठीक है, विधि मानव के लिए ही है। विधि का मुख्य कार्य आचरण को नियंत्रित करना है, मतलब मानव बिहेवियर को कंट्रोल में करना है विधि का मेन काम। ऐसी स्थिति में शब्द व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है। अध्ययन की दृष्टि से शब्द व्यक्ति एवं विधि व्यक्ति दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, व्यक्ति भी महत्वपूर्ण होता है और एक विधि व्यक्ति भी महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति की परिभाषा, व्यक्ति आंग्ल भाषा के पर्सन का हिंदी रूपांतरण है। पर्सन शब्द लैटिन भाषा के परसोना परसोना शब्द से बना है। परसोना शब्द भी यूनानी भाषा के शब्द प्रोसोपोन शब्द का पर्यायवाची है। प्रोसोपोन से अभिप्राय ऐसे मुखौटों से था जिनका उपयोग नाटक के पात्रों द्वारा नायक, खलनायक, देवता आदि के लिए किया जाता था। धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग विधिक कार्यवाहियों में पक्षकारों के लिए किया जाने लगा। ठीक है, व्यक्ति जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के पर्सन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और जो पर्सन शब्द है ये लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है। ठीक है, और जो परसोना शब्द है यूनानी भाषा के प्रोसोपोन से बना है, और प्रोसोपोन का पर्यायवाची है। तो प्रोसोपोन का मतलब होता है ऐसे मुखेटे जो नाटकों के पात्र के द्वारा नायक या नायिका या खलनायक या देवता के द्वारा पहने जाते थे। धीरे धीरे इसका प्रयोग विधि कार्यालय में भी होने लग गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया व्यक्ति क्या होता है। अब साइमन के परिभाषा के अनुसार देखते हैं। व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे प्राणी से है जिसे विधि के अंतर्गत अधिकार करते हुए धारण करने योग्य समझा जाता है। ठीक है, जो साइमन थे वो ये बोलते हैं कि व्यक्ति एक ऐसा प्राणी है जिसको विधि के अंतर्गत अधिकार और कर्तव्य धारण करने योग्य समझा जाता है। स्पष्ट है कि जो प्राणी अधिकार और कर्तव्य धारण करने की क्षमता रखता है उसे विधि के अंतर्गत व्यक्ति कहा जाता है, चाहे वह मनुष्य नहीं हो। समझ में आ गई बात? पहली बात क्या है? वह प्राणी जो अधिकार और कर्तव्य को धारण करने की क्षमता रखता हो उसको व्यक्ति बोला गया है, चाहे वो व्यक्ति नहीं हो। मतलब कोई लीगल व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे व्यक्ति भी हो गया, कोई कंपनी का नाम भी हो गया, कोई ट्रस्ट का नाम भी हो गया, तो वो भी क्या हो जाएंगे? लीगल में माने जाएंगे, वो भी पर्सन माने जाएंगे। ऑस्टिन के अनुसार अवस्था एवं स्थिति में विहित मनुष्य ही विधिक दृष्टि से व्यक्ति कहलाता है। अवस्था अथवा परिस्थिति से। ठीक है, इसमें देखो ह्यूमन बींग्स इन्वेस्टेड विथ कंडीशन और स्टेटस इज कॉल्ड पर्सन। स्पष्ट है कि व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे मनुष्य से है जो अधिकारों से युक्त एवं कर्तव्यों के अधीन हो। ठीक है, अधिकार तो उसके पास हो और कर्तव्य उसके अधीन हो। ठीक है, जो मनुष्य अधिकार नहीं रखते हैं उन्हें व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, ये बोलते हैं ऑस्टिन। अब पैटर्न के अनुसार क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कुछ ऐसी इकाइयों की रचना होती है जिनमें अधिकतर अधिकार निहित किए जा सकते हैं। ठीक है, पैटर्न बोलते हैं कि कुछ ऐसी इकाइयों की रचना की जाती है जिनमें अधिकार निहित रहते हैं। प्रोफेसर ग्रे क्या बोलते हैं? व्यक्ति एक अस्तित्व या सत्ता है जिस पर अधिकार कर्तव्य अधिरोपित किए जा सकते हैं। तो मेन बात क्या आ गई? मतलब व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है, ऐसा तत्व है जिसको ऊपर अधिकार और कर्तव्य अधिरोपित किए जाते हैं, उसको बोलते हैं व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक व्यक्ति, एक होता है कृत्रिम व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति क्या होता है? जो नेचुरल होता है, जो पैदा होता है। ठीक है, और कृत्रिम क्या होता है? जिसको बनाया जाता है। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं।
प्रकृति व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे जीवित प्राणी से है जिसमें कुछ अधिकार निहित होते हैं तथा जिस पर कुछ कर्तव्य अधिरोपित किए जा सकते हैं। प्राकृतिक व्यक्ति के लिए दो बातें आवश्यक होती है, उसका जीवित पैदा होना, उसकी परिस्थिति में मान्यता प्राप्त होना। ठीक है, प्राकृतिक व्यक्ति के लिए दो बातें आवश्यक होती है। एक तो क्या होता है, उसका जीवित पैदा होना। दूसरा, उसकी परिस्थिति को मान्यता प्राप्त होना। परिस्थिति मतलब जो जन्म से ही जो उसकी स्थिति होती है उसको मान्यता मिल जाती है। ठीक है, उसके अधिकार चालू हो जाते हैं, उसके कर्तव्य चालू होते हैं जन्म लेते ही। अब कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम अभिप्राय से ऐसे निर्जीव अस्तित्व से है जो प्राणी जीवित प्राणी नहीं होते हुए भी व्यक्ति माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को विधि व्यक्ति भी कहा जाता है। अब कृत्रिम क्या होता है? जो जीवित नहीं होते हैं, ठीक है, निर्जीव होते हैं, उनका अस्तित्व निर्जीव होता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को भी विधि व्यक्ति माना जाता है। विधिक व्यक्ति की परिभाषा देखते हैं। पैटर्न बोलते हैं विधि व्यक्तित्व विधि का एक कृत्रिम सर्जन है। इसके अनुसार विधिक व्यक्ति का प्राकृतिक प्राणी मनुष्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, पैटर्न ये बोलते हैं। और क्या बोलते हैं पैटर्न? देखिए, पैटर्न ने विधिक व्यक्ति की परिभाषा करते हुए कहा कि वे सभी अस्तित्व जो अधिकार एवं कर्तव्य धारण करने योग्य इकाइयां हैं, विधिक व्यक्ति है। विधिक व्यक्ति क्या होता है? जो अधिकार और कर्तव्य धारण करने की योग्य इकाई होती है उसको बोलते हैं विधिक व्यक्ति। पैटर्न के अनुसार, साल्मन के अनुसार क्या बोलते हैं? विधिक व्यक्ति से अभिप्राय मानव के अलावा अन्य किसी ऐसी इकाई से है जिसे विधि के अंतर्गत व्यक्तित्व प्राप्त है। ठीक है, विधिक व्यक्ति साल्मन क्या बोलते हैं कि मानव के अलावा ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त होता है जिसको विधि अंतर्गत व्यक्तित्व प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विधिक व्यक्ति ऐसा कृत्रिम काल्पनिक व्यक्ति है जो विधि की दृष्टि में व्यक्ति है। ठीक है, विधि की दृष्टि में व्यक्ति है वो, किंतु तथ्यत वास्तविक मनुष्य नहीं है। विधिक व्यक्ति को कृत्रिम काल्पनिक न्यायिक व्यक्ति भी कहा जा सकता है। ठीक है, केल्सन के अनुसार विधिक व्यक्ति एक मिथक है क्योंकि इसमें अधिकार कर्तव्यों से अधिक और कुछ नहीं होता। जो केल्सन थे वो ये बोलते हैं जो विधिक व्यक्ति है वो एक मिथक है, मतलब एक झूठ है। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकार कर्तव्यों के से अधिक और कुछ निहित विश्लेषणात्मक विचारधारा के अनुसार विधिक व्यक्ति अधिकारों एवं कर्तव्यों का धारक होता है। ठीक है, हिंगेल के अनुसार व्यक्तित्व न्यायपूर्ण इच्छा की आत्मनिष्ठ संभावना है। तब ध्यान नेगी बनाम राधिका नेगी के मामले में कहा गया है कि विधिक व्यक्ति की विधिक हैसियत होती है, अजनबी व्यक्ति विधिक हैसियत का दावा नहीं कर सकता। ठीक है, विधि व्यक्ति की विधिक हैसियत होती है और अजनबी व्यक्ति विधिक हैसियत का दावा नहीं कर सकता। तो विधि व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। विधि व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? निगम। दूसरी होती है संस्था। तीसरी होती है निधि या संपदा। ठीक है, निगम क्या होता है? निगम एक विधि व्यक्ति होता है जो विधिक सर्जन का एक अच्छा उदाहरण होता है। ठीक है, निगम व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग श्रृंखला है जिसे स्वयं एक विधिक मेथड द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। एक पंजीकृत श्रमिक संघ विधिक व्यक्ति है जो यद्यपि शाब्दिक तौर पर उसे निगम नहीं कहा जा सकता। ठीक है, एम परमशिवम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को विधि व्यक्ति माना गया है। बोर्ड द्वारा परिवाद पेश किया जा सकता है। ठीक है, मतलब विधि व्यक्ति क्या हो गया? एक तो निगम हो गया, संस्था हो गई, एक हो गया रीति और एक संपदा, निधि एक संपदा। ठीक है, निगम क्या हो गया? जैसे कंपनी होती है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वो निगम ही तो होती है। जैसे BSNL हो गई, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो वो क्या हो गया? एक विधिक व्यक्तित्व हो गया। ठीक है, अब अधिक संस्था क्या होती है? संस्थाएं भी विधिक व्यक्ति है। इनमें निगमित निकाय के तुल्य माना जाता है। निगमित निकाय के तुल्य मतलब कॉर्पोरेट बॉडी के बराबर माना जाता है इनको। इनका शाश्वत उत्तराधिकार होता है, मतलब इनका जो अधिकार होता है उत्तराधिकार वो चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, इसमें मोहर भी शामिल होती है, इनकी मोहर भी होती है जैसे कॉलेज जो जैसे यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, वो यो क्या हो गई? वो संस्था हो गई। इनके अनुसार इनके द्वारा संपत्ति धारण की जा सकती है, इनके विरुद्ध इनके द्वारा वाद लाया जा सकता है,
इसमें व्यक्तित्व संस्था से संबंधित व्यक्तियों के किसी वर्ग को प्रदान न कर स्वयं संस्था को प्रदान किया जाता है। जैसे विश्वविद्यालय हो गए, पुस्तकालय हो गए, चिकित्सालय हो गए, चर्च आदि इसके अच्छे उदाहरण होते हैं। ठीक है, ये हो गई संस्था, ये भी एक विधि व्यक्ति होता है। और निधि एवं संपदा, कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों में प्रयुक्त निधि या संपदा को विधि व्यक्ति माना गया है। ठीक है, संपदा को और पूर्ण निधि को। निधि मतलब क्या होता है? धन होता है। ठीक है, न्यास 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 संपदा मतलब होता है जो ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्टी दानवीर होते हैं, उनकी संपत्ति होती है, वो उसको भी विधि के व्यक्ति माना गया है। मृत्यु एवं दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति आदि इसके अच्छे उदाहरण होते हैं। ठीक है, आ गया। अब निगमित व्यक्तित्व। निगमित व्यक्तित्व अथवा व्यक्तित्व के विधि व्यक्ति को सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। निगमित व्यक्ति जीवित प्राणी नहीं होता है। ठीक, जो कॉर्पोरेट बॉडी होती है ना, वो जीवित नहीं होती है, बस उसका नाम ही चलता है। जीवित बॉडी नहीं होती है, ये भी विधि की दृष्टि से उसकी परिस्थिति होती है, जो एक जीवित प्राणी की तरह ही होती है। निगमित व्यक्तित्व की संरचना नियम अधिनियमित विधि के अधीन होती है। ठीक है, फिर भी उसको अधिकार, सारे अधिकार उसके कर्तव्य सब बराबर होते हैं, सब प्राप्त होते हैं उस विधि के द्वारा। सालमन क्या बोलते हैं? निगम व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है। ठीक है, निगम एक व्यक्ति का ऐसा समूह है जो विधि कल्पना द्वारा विधि व्यक्तित्व के रूप में का मान्य किया जाता है। इस प्रकार निगम की संरचना मनुष्य के वर्गों, श्रेणियों, मान्यकरण से होती है। इस विधि व्यक्ति काय इसके सदस्य होते हैं। निगम का विधिक व्यक्तित्व कल्पना पर आधारित होने के कारण इसे कल्पित या कथनीय व्यक्ति भी कहा जाता है। जैसे विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय, मंदिर, रेलवे, बैंक आदि विधि व्यक्ति होकर निगमित व्यक्तित्व की तरह परिस्थित रहते हैं। भारत संघ को भी विधि व्यक्ति का स्थान प्राप्त है। आगे बात समझ में? निगमित व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विधि कल्पना और विधि व्यक्ति के रूप में मान्य है। ठीक है, इसमें जो निगम की जो संरचना होती है वो मनुष्य वर्गों एवं उनकी श्रेणियों के मानवीकरण से होती है। ठीक है, और जो इसकी बॉडी होती है, इसका निकाय होता है, उसके सदस्य होते हैं। निगम का विधिक व्यक्तित्व कल्पना पर आधारित होने के कारण, ठीक है, कल्पना पे तो है, ठीक है, कल्पना के ऊपर होने के कारण इसे कल्पित या कल्पनिक व्यक्ति भी कहा जाता है। जैसे विश्वविद्यालय हो गए, मंदिर हो गए, पुस्तकालय हो गए, चिकित्सालय हो गए, बैंक हो गए। ठीक है, ये क्या है? सब ये कल्पित बॉडी है। ठीक है, ये विधिक व्यक्तित्व है। निगमित निकाय व्यक्तित्व के कतिपय महत्वपूर्ण लक्षण इकाई हैं। इनका शाश्वत उत्तराधिकार होता है। ठीक है, इनका उत्तराधिकार चलता रहता है। निगमित निकाय की कभी मृत्यु नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। निगमित निकाय के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके हट जाने से निकाय का समापन नहीं हो जाता है, अपितु ऐसे व्यक्ति का स्थान उसके वारिस या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ले लिया जाता है। जैसे मान लो SBI बैंक है या HDFC बैंक है, इनकी निगमित निकाय इनकी बॉडी होती है। ठीक है, ये प्राणी जीवित नहीं है, लेकिन इनका नाम चल रहा है विधिक व्यक्ति के रूप के अंदर। इनके पास कृत्रिम अधिकार है, सारे अधिकार इनके पास में जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वो सारे अधिकार। इनके विरुद्ध वाद भी लाया जा सकता है, वाद दायर भी किया जा सकता है। ठीक है, और इनके किसी कर्मचारी या स्टाफ या बैंक मैनेजर, किसी प्रबंधक की मृत्यु हो जाने के बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका उत्तराधिकारी उस सीट पे आके बैठ जाता है। ठीक है, इनकी अपनी खुद की एक मोहर होती है, देखो अपनी एक मोहर होती है। ठीक है, यह संपत्ति धारण कर सकता है। मैं कोई भी बैंक होता है वो किसी भी व्यक्ति की संपत्ति धारण कर सकता है। ठीक है, इनको ये अधिकार होता है। ठीक, और इनके द्वारा वाद लाया जा सकता है, इनकी ओर से वाद दायर किया जा सकता है। निगम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एकल निगम, एक होता है समष्टि निगम। एकल निगम क्या होता है? कर्मवर्ती व्यक्तियों की एक निगमित श्रृंखला। कर्मवर्ती मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक आने वाले व्यक्तियों की ऐसी निगमित श्रृंखला है जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, एकल में इंग्लैंड का सम्राट, जैसे इंग्लैंड का सम्राट एक समय में एक ही होगा। पोस्ट मास्टर एक समय में एक ही होगा। ठीक है, किसी विभाग का मंत्री वो भी एक समय में एक ही होगा आदि। ऐसे निगम एकल निगम कहलाते हैं जिन्हें विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि एकल निगम। अब समष्टि निगम देख लेते हैं। समष्टि सह विद्यमान व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए संगठित होता है। ठीक है, इसे समुद्र निगम भी कहा जाता है। परिसीमित समवाय इसका एक अच्छा उदाहरण होता है, लिमिटेड कंपनी। ठीक है,
इसमें क्या बोला है, जो समष्टि निगम क्या होता है, इसमें एक व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होता है। जो एक कंपनी होती है उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, वो किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं समष्टि निगम, कॉरपोरेशन, एग्रीगेट। ठीक है, इसका अच्छा उदाहरण है, इसमें कंपनी के प्रत्येक अंशधारी का दायित्व है कि उसके द्वारा धारित अंशों की अदद पूंजी राशि तक ही सीमित रखी जाए। ठीक है, सोलेमन बनाम सोलेमन एंड कंपनी के मामले में समष्टि निगम का मुख्य लक्षण है कतिपय परियोजनाओं के लिए अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व रखना। ठीक है, ये आ गया इसमें, आगे समझ में आ गई बात। किसी अंशधारी के दिवालिया हो जाने पर कंपनी प्रभावित नहीं होती है, कंपनी के सभी अंशधारी मृत्यु हो जाने पर भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। ठीक है, निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांत। ठीक है, अब निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांत होते हैं परिकल्पना का सिद्धांत। ठीक है, इसे मिथकीय कल्पितीय सिद्धांत भी बोला जाता है। जेमिनी, सामन, ग्रे, हॉलैंड, केल्सन आदि इसके प्रबल समर्थक माने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार निगमित व्यक्तित्व विधि की एक कल्पना मात्र है। इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से एकत्रित हुए व्यक्तियों के अस्थिर संगठन में एकता लाना है। ठीक है, इन एकत्रित ये निगमित हुआ है, कृत्रिम है। ठीक है, इसका जो मेन मोटिव होता है, इसमें मुख्य उद्देश्य प्राप्ति के लिए लोगों को एकत्रित करना है। यह कल्पित व्यक्तित्व का इसका सर्जन करने वाले वास्तविक व्यक्तियों से भिन्न होता है। इसमें निगम के सदस्यों में परिवर्तन का निगम के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर सदस्यों को परिवर्तित कर दिया जाता है या तो इस पर संस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साइमन की ये धारणा है कि साइमन के अनुसार निगमित निकाय अपने सदस्यों से भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोई कंपनी है, कोई निगम कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको कोई कर्मचारी आए कोई जाए, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसका अस्तित्व तो फिर भी रहेगा, तथा सदस्यों के नहीं रहने पर निगम का अस्तित्व बना रहता है। किसी सांविधिक नियम का समापन केवल अधिनियमित विधि द्वारा ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब उस निगम का जो समाप्त है ना, वो उस निगम का जो उस निगम को समाप्त केवल विधि के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, अन्यथा नहीं। अब दूसरा देखते हैं यथार्थवादी सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत में देखते हैं, इसे यथार्थता का सिद्धांत भी कहते हैं। जर्मन विधिशास्त्री गिरियके को इस सिद्धांत का प्रवर्तक एवं पोलक डाइसी मेटलैंड को इसका समर्थक माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार निगम का अस्तित्व अपने सदस्यों के सामूहिक स्वरूप से भिन्न होता है। ठीक है, निगमित व्यक्तित्व कल्पना पर आधारित नहीं होता है, अपितु उसका एक वास्तविक अस्तित्व होता है। इसे विधि एवं राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो यथार्थवादी जो सिद्धांत है उसमें वो ये बोला गया है कि जो निगम है ना, निगम उसका जो अस्तित्व होता है वो काल्पनिक मात्र नहीं होता है। ठीक है, इसका इसका जो अस्तित्व है वो वास्तविक होता है और राज्य और विधि के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त होती है। अनेक व्यक्तियों के समूह से मिलकर निगम की संरचना होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, अनेक व्यक्ति मिलकर निगम की संरचना करते हैं। ऐसी संरचना से एक नवीन इच्छा का उद्भव होता है। यह इच्छा निगम के निर्देशकों, संचालकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। ठीक है, मतलब अनेक व्यक्ति समूह मिलकर एक निगम की संरचना करते हैं। ठीक है, ऐसी संरचना की जो ऐसी संरचना का गठन एक नवीन इच्छा का अभ्युदय दूर करने के लिए होती है। मतलब एक इच्छा एक टारगेट को पूरा करने के लिए होती है, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए निगम के निर्देशक, संचालक, अधिकारियों, कर्मचारियों माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, वो काम किया जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के समर्थक ये प्रबल मत है कि सामूहिक व्यक्तित्व एक कल्पना मात्र नहीं होकर वास्तविक है। वास्तविकता से अभिप्राय यहाँ वास्तविक व्यक्ति और भौतिक वास्तविकता से नहीं होकर मनोवैज्ञानिक वास्तविकता से है। आधुनिक यथार्थवादी सिद्धांत मानव व्यक्तित्व के विशेषण पर टीका है। अब आते हैं कोष्टक सिद्धांत। इसको प्रतीकवादी सिद्धांत बोला जाता है। जर्मन विधिशास्त्री हीरिंग इसके प्रबल समर्थक माने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार केवल निगम के सदस्य ही वास्तविक व्यक्ति हैं। ठीक है, निगम के सदस्य ही वास्तविक व्यक्ति हैं। ठीक है, और निगम के माध्यम से उसके सदस्यों के सामान्य हितों की क्रियान्विति किया जाता है। ठीक है, निगम के रूप में सर्जित विधिक व्यक्ति की प्रस्थिति एक कोष्ठक के समान होती है। ठीक है, इसमें बोला कि निगम के जो विधि व्यक्तित्व होती है, निगम की जो विधि व्यक्तित्व की स्थिति होती है वे कोष्ठक के समान होती है। कैसे,
जो सदस्यों के सामूहिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। इस सिद्धांत की समर्थक मानता है कि जिस प्रकार की शब्द के पर्यायवाची शब्दों को कोष्ठक में अभिव्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के सामूहिक स्वरूप को निगम के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। निगम की रचना मात्र सुविधा के लिए की जाती है। ठीक है, इसमें बोला गया है जो कोष्ठक होता है ना, उस कोष्ठक का मतलब क्या होता है, अनेक शब्दों के जो पर्यायवाची होते हैं उनको कोष्ठक में लिखा जाता है। मतलब इस शब्द की डेफिनेशन ये है, इस शब्द का मतलब ये है। उसी प्रकार जो अनेक व्यक्तियों का समूह होता है, अनेक व्यक्तियों का समूह इक्वल टू निगम, ये बोला गया है इसके अंदर। ठीक है, अनेक व्यक्तियों के समूह से ही निगम की रचना होती है और निगम के बराबर ही अनेक व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, और निगम का जो सर्जन है वो मात्र सुविधा के लिए किया गया है। अब रियासत का सिद्धांत क्या हो गया, नेशन स्टेट की शक्ति के उदय की उपज, इसमें राज्य की सर्वोच्चता पर बल दिया गया है, इसे सुदृढ़ बनाकर इसे लक्ष्य रखा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार विधिक व्यक्ति के रूप में निगम का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे राज्य विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि निगम का विधिक व्यक्तित्व राज्य द्वारा उसे प्रदत्त की गई एक रियासत है जिसे विधि स्वीकार करती है। ठीक है, निगम का एक विधिक व्यक्तित्व है जो उसको राज्य और विधि के द्वारा उसको प्रदान किया जाता है, तो वह एक रियासत है जिसको विधि स्वीकार कर लेती है। किसी भी निकाय या नियम को व्यक्ति का स्वरूप प्रदान करना राज्य के विवेकाधिकार की विषय वस्तु है। राज्य चाहे तो व्यक्तित्व का स्वरूप प्रदान कर सकती है, चाहे तो ऐसा करने से मना कर सकती है। ठीक है, राज्य पर डिपेंड करता है कि राज्य चाहे तो किसी निगम को व्यक्तित्व का स्वरूप प्रदान कर सकता है और नहीं चाहे तो वह नहीं कर सकता। अब देखते हैं परियोजन सिद्धांत। परियोजन सिद्धांत का मूल या प्रारंभिक आधार प्रतीकवादी सिद्धांत के समान ही है। यह सिद्धांत इस मूल अवधारणा पर टिका हुआ है कि अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय वस्तु केवल वास्तविक जीवित प्राणी ही हो सकते हैं। ठीक है, ये इस पे टिका हुआ है। मतलब जो परियोजन सिद्धांत बोलता है कि अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय वस्तु केवल जीवित प्राणी ही हो सकता है, ऐसे किसी निर्जीव वस्तु पर व्यक्तित्व अधिरोपित करने में विश्वास नहीं रखता है। जो परियोजन सिद्धांत होता है वह निर्जीव वस्तु पर अधिकार और कर्तव्य अधिरोपित करने पर विश्वास नहीं रखता है। निगमों का व्यक्तित्व वास्तविक नहीं होने के कारण उनमें कर्तव्य एवं अधिकारों को धारण करने की सामर्थ्य नहीं होती है। ठीक है, निगमों का जो वास्तविक व्यक्तित्व नहीं होने के कारण उनमें कर्तव्य और अधिकार को धारण करने की क्षमता नहीं होती है। वे केवल विषय रहित अस्तित्व रखते हैं। इन्हें कतिपय विशेष प्रयोजनों के लिए विधिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रयोजन सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक जर्मन विधिशास्त्री ब्रिंज माने जाते हैं। डेमेलियस, वेक्सर, प्लानी, योल के इसके प्रबल समर्थक थे। इंग्लैंड में इस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय बाकर का जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, आई होप प्रयोजन सिद्धांत भी अच्छे से आपके समझ में आ गया। प्रयोजन सिद्धांत मतलब क्या होता है, इसमें बोला गया है कि जो निगम होता है वो व्यक्तित्व वास्तविक नहीं होने के कारण उसको कर्तव्य और अधिकार को धारण करने की क्षमता उसमें नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो ये बोला गया है उसमें कि कोई जो जीवित प्राणी होता है ना, उसी के द्वारा ही अधिकार और कर्तव्यों को शामिल किया जा सकता है। निजी वस्तु से व्यक्तित्व अधिरोपित करने में विश्वास वो नहीं रखते हैं, ये बताया गया इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं समीक्षा। देखिए, समीक्षा निगमित व्यक्तित्व के उपयुक्त सिद्धांतों की भिन्न भिन्न आधारों पर आलोचना की गई है। अधिकांश आलोचकों का यह कहना है कि प्राय इन सभी सिद्धांतों का राजनीतिक महत्व रहा है। विधि से जुड़ी विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए इन सिद्धांतों का न्यूनतम प्रयोग किया गया है। ठीक है, आलोचकों को यह मानता है कि परिकल्पना का सिद्धांत मनुष्य की दार्शनिकता पर आधारित है, जो उसकी प्रकृति के स्वाभाविक गुण है, ये राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होता है। ठीक है, इसमें लोगों ने आलोचना ये करी है कि जो परिकल्पना सिद्धांत है वो मनुष्य की दार्शनिकता पर डिपेंड करता है, जो उसकी प्रकृति इसके स्वाभाविक गुण पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होता है। अब यथार्थवादी सिद्धांत में विधिक पहलू की अपेक्षा राजनीतिक पहलू को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि राज्य के सभी के संगठनों में श्रेष्ठ माना गया है। रियासत का सिद्धांत भी एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य राज्य की सत्ता को सुदृढ़ बनाना है। तो अंत में सार में यह कहा जा सकता है कि उपयुक्त सिद्धांतों में से किसी भी एक का अनुसरण किया जाना न्याय संगत नहीं होगा। ठीक है, किसी भी एक सिद्धांत का अनुसरण किया जाना न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि यह सिद्धांत या तो राजनीतिक आदर्श की स्थापना का प्रतिपादन करते हैं या फिर विधि व्यक्तित्व विषय दार्शनिक पहलू को परिलक्षित करते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है कि किसी भी एक सिद्धांत को
किसी भी एक सिद्धांत का अनुसरण किया जाना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि यह सिद्धांत या तो राजनीतिक आदर्श की स्थापना का प्रतिपादन करते हैं या विधि व्यक्तित्व के पहलू को परिलक्षित कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 21 फिनिश हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन 23। दोस्तों, जो ग्रुप में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए ना, मैं वही करवा रहा हूँ बस आपको। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, दंड के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सुधारात्मक सिद्धांत को आप कहाँ तक न्यायोचित मानते हैं? न्याय प्रशासन से आप क्या समझते हैं? दंड के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, सामाजिक प्राणी होने के नाते वह शांतिपूर्ण जीवन यापन करना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसकी अपेक्षा है कि कोई अन्य व्यक्ति उसके शांतिपूर्ण जीवन यापन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। राज्य इस कार्य में उसकी सहायता करता है। इसका माध्यम है न्याय प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। न्याय प्रशासन सभ्य सुव्यवस्थित समाज की आधारशिला राज्य का लक्ष्य है। ठीक है, पारस्परिक सह अस्तित्व, शांति व्यवस्था, बुराइयों की त्राण तथा अपराधों के निवारण के लिए न्याय प्रशासन आवश्यक है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। ठीक है, और उसको अपना जीवन उसका जो जीवन है वो अपना जीवन है वो शांतिपूर्वक जीवन यापन करना चाहता है। वो ये चाहता है कि कोई अन्य व्यक्ति हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करे। ठीक है, तो राज्य इस कार्य करने के लिए न्याय प्रशासन का उपयोग करता है। न्याय प्रशासन का कार्य क्या है, उसकी ओब्लिगेशन क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है कि भाई सभ्य समाज हो, सुव्यवस्थित समाज की आधारशिला रखी जाए। ठीक है, और सबका अस्तित्व हो, शांति व्यवस्था बनाए रखना, बुराइयों के त्राण करना, अपराधों का निवारण करना न्याय प्रशासन का कार्य है। अब न्याय प्रशासन से अभिप्राय क्या है? देखिए, न्याय प्रशासन की परिभाषा दिया जाना अत्यंत कठिन है, तो इनको विधि शास्त्र की परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाएगा। सालमन बोलते हैं, न्याय प्रशासन से अभिप्राय है किसी राजनीतिक समुदाय में राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा अधिकारों अथवा न्याय का संरक्षण करना। क्या बोला गया इसने बोला है किसी राजनीतिक समुदाय में राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा, ठीक है, राज्य की भौतिक शक्ति के द्वारा अधिकारों तथा न्याय का संरक्षण करना ही न्याय प्रशासन है। न्याय प्रशासन राजनीतिक समुदाय का कार्य है। राज्य का लक्ष्य निष्पक्ष रूप से न्याय प्रशासन करना है तथा आपराधिक प्रकृति के लोगों को दंडित करना है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि न्याय प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, न्याय प्रशासन का माध्यम राज्य का बल है। ऐसा कहा जा सकता है कि त्याग शक्ति के बिना प्रभावहीन होता है। त्याग है वो शक्ति के बिना प्रभावहीन होता है तथा शक्ति न्याय के बिना निरंकुश होती है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो न्याय प्रशासन है उसका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना होता है। ठीक है, और न्याय प्रशासन का माध्यम राज्य का बल है। ठीक है, ये बात कही गई है सालमन के द्वारा। ठीक है, अब इसमें मनुस्मृति में भी कहा गया है कि दंड ही प्रजा का पालन करता है, दंड ही प्रजा की रक्षा करता है, सबके सोते रहने पर दंड ही जागता है। ज्ञानी लोग दंड को धर्म अथवा अर्थात विधि का सेतु समझते हैं। इस संबंध में सालमन का मत यह है कि न्याय प्रशासन का उद्देश्य अधिकारों का संरक्षण, शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों का निवारण करना। न्याय प्रशासन दो प्रकार का होता है, एक होता है सिविल न्याय प्रशासन, एक होता है आपराधिक न्याय प्रशासन। सिविल न्याय प्रशासन का उद्देश्य यथास्थिति कायम रखना, सुधारात्मक प्रतिकारात्मक न्याय प्रदान करना कहलाता है, जबकि आपराधिक न्याय प्रशासन का उद्देश्य अपराधों को निवारण करना, अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकना और दोषी व्यक्तियों को दंडित करना होता है। ठीक है, साइमन ये बोलते हैं जो न्याय प्रशासन का उद्देश्य होता है वह है अधिकारों का संरक्षण, शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों का निवारण करना। ये मेन काम है न्याय प्रशासन के। ठीक है, न्याय प्रशासन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिविल और एक होता है आपराधिक। तो सिविल काम है, सिविल काम आ जाएंगे सिविल के अंदर। तो
और अपराधी में आ जाएंगे जो क्रिमिनल केस वगैरह हैं वो आ जाएंगे। अब सिविल में क्या होता है? सिविल में होता है भाई किसी का स्टे आ गया, किसी ने संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है उसको मॉडिफाई करने के लिए वाद कर लगा दिया, किसी को स्टे करने के लिए लगा दिया, ठीक है, तो इसमें यथास्थिति कायम करने, जैसे स्टे लगा दिया भाई यहीं के रोक दो। फिर सुधारात्मक और प्रतिकारात्मक न्याय प्रदान करना, जैसे किसी से पैसे लेना, ठीक है। और अपराधी में कौन से आ जाएंगे? जैसे किसी चोरी चकारी कर दी, हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, वो सारे आ जाएंगे अपराधी के न्याय प्रशासन के अंदर। दंड के विभिन्न सिद्धांत हैं। सालमन के अनुसार दंड के 5 मुख्य उद्देश्य हैं। क्या है? दंड अपराधियों में भय व्याप्त करता है, बिल्कुल सही है। अपराधियों का प्रतिशोध की भावना से बदला लेना, अपराधों का निवारण करना, अपराधी को प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करना, अपराधी में सुधार करना, ठीक है। दंड के विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं सालमन के अनुसार। तो पहले तो क्या बोला? उसने बोला कि अपराधियों में भय को व्याप्त करो, ठीक है, अपराधियों को डराओ दंड के माध्यम से। दूसरा क्या करा? अपराधियों के अंदर जो प्रतिशोध की भावना है उसको बदलो। तीसरा क्या बोला? अपराधों का निवारण कीजिए। चौथा क्या बोला? अपराधियों को प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करो। और पांचवा क्या बोला? अपराधी में सुधार लाने की कोशिश करो। दंड के इन सिद्धांतों के आधार पर सालमन द्वारा ही दंड के निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। प्रतिरोध तो क्या कहते हैं? रोकना किसी को, ठीक है। प्रतिरोध मतलब होता है, शब्द का मतलब समझिए, प्रतिरोध शब्द ये रोकना किसी को। इसे दंड का निवारणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस दंड का मुख्य उद्देश्य अपराधियों की रोकथाम, ठीक है, के लिए मनुष्य में दंड का भय उत्पन्न किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को अपराधों से विरत रखने के लिए अपराधियों को कठोर दंड देने की अपेक्षा की जाती है, ताकि लोगों में दंड का भय बना रहे और वे अपराधों की ओर उन्मुख नहीं हो, ठीक है। यह गया प्रतिशोध का सिद्धांत। पेटन का भी यही मत कहना है कि इस सिद्धांत के संरक्षण पर विशेष बल देता है, ठीक है। यह सिद्धांत समाज के संरक्षण समाज को बचाना, ठीक है, पर विशेष बल देता है और कैदियों के साथ ऐसा व्यवहार करने की अपेक्षा करता है कि दूसरे लोग विधि का उल्लंघन करने का साहस नहीं जुटा पाए, ठीक है, ये बोलते हैं केटन, ठीक है। प्राचीन काल में अपराधियों को कठोरतम दंड दिए जाने के प्रचलन था, जो सार्वजनिक तौर पर फांसी लगाना, कोड़े मारना, उबलते हुए तेल या पानी में डाल देना, दीवारों में चुन देना। ये किस लिए था? ये लोगों के अंदर अपराध के प्रति भय व्याप्त करने के लिए था, ठीक है। ये हो गया प्रतिरोधात्मक, ठीक है, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। अब देखते हैं प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिकारात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। दंड का ये सिद्धांत प्रतिशोध अर्थात बदले की भावना पर आधारित होता है। प्रतिशोध मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। ये सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि अपराधी को उसके अपराध के अनुपात में ही दंड दिया जाना चाहिए, ठीक है। जो ये सिद्धांत होता है प्रतिशोध वाला, ये कहता है कि अपराधी को जो उसने दंड किया ना उसके अनुपात में उसको सजा, और जो उसने अपराध कराया ना उसके अनुपात में उसको सजा मिलनी चाहिए। कांट के शब्दों में बोला गया है कि जैसे को तैसा। इस सिद्धांत की भावना है कि जीवन के बदले जीवन, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत का दंड दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश डगलस होम्स ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। सिद्धांत के मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य हैं। दंड स्वयं में एक लक्ष्य है। अपराधी को उसे कृत्य का उसी के अनुरूप दंड मिलना चाहिए जो उसने करा है। अपराध से समाज में अपराधी के प्रति उपजे क्षोभ को शांत करने का यही एकमात्र तरीका है, ठीक है। जो अपराध करेगा व्यक्ति, तो समाज में उसके प्रति घृणा रहेगी, द्वेष की भावना रहेगी, तो वो तभी शांत होगा जब उसको उचित दंड मिलेगा, तभी शांत होगा, ठीक है। लेकिन आलोचका द्वारा इस सिद्धांत की कटु आलोचना की गई है। सालमन कहना है कि प्रतिशोध उपचार नहीं होकर अपराध में वृद्धि करने वाला कारक है। होम्स प्रतिशोध अथवा बदले की भावना को अपराध निवारक नहीं मानते हैं। अब तीसरा देखते हैं प्रायश्चित्ता का सिद्धांत। प्रायश्चित्ता का सिद्धांत मुख्य आशय अभिप्राय यह है कि अपराधी के अपने किए हुए कृत्य पर प्रायश्चित करना, जिसका उसको पश्चाताप हो, इसको बोलते हैं प्रायश्चित का सिद्धांत।
जब अपराधी को कारावास में बंदी बनाया जाता है या उसे एकांतवास में रखा जाता है तो वहाँ उसे अपने आपराधिक कृत्य का प्रायश्चित करने का अवसर मिलता है। उससे अपराध का बोध होता है और वह आत्मग्लानि भी करता है। वह भविष्य में फिर ऐसा अपराध नहीं करने का संकल्प लेने की सोचता है और ये एक अच्छा नागरिक बनकर अपने नए जीवन की शुरुआत की मानसिकता बनाता है। ये होता है प्रायश्चितता का सिद्धांत। हिंगल एवं कोहलर इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। उनका मानना है कि दंड सहन करना विधि के उल्लंघन से उपजे ऋण की अदायगी करना है। अपराध के लिए दंड भोगकर अपराधी निर्दोष हो जाता है। ठीक है, जो हिंगल कोहलर बोलते हैं अपराध के लिए दंड भोगकर अपराधी निर्दोष हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं निरोधात्मक सिद्धांत। निरोध मतलब रोकना। जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं, न्याय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अपराधों का निवारण करना है। ठीक है, अपराधों का निवारण करना है समाज के अंदर से। इसी उद्देश्य पूर्ति दंड का निरोधात्मक सिद्धांत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार दंड भोगने के पश्चात अपराधी में अपराधों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है और वह अपराधों से घृणा करने लगता है। दंड से अपराध कायद करने की इच्छा शक्ति भी समाप्त हो जाती है, जिससे अपराधी पुनः अपराध की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब वो अपराध करने वाला व्यक्ति इस सिद्धांत के अंतर्गत जो अपराध करता है तो सजा भोग रहा होता है, तब उसमें अपराध करने के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है तथा वह अपराधों से घृणा भी करने लग जाता है। ठीक है, और सजा भोगने के बाद वह अपराधी दंड से अपराध कैद करने की इच्छा शक्ति भी उसकी समाप्त हो जाती है, जिससे अपराधी पुनः अपराध के प्रवृत्त नहीं हो पाता है। ठीक है, पैटर्न बोलते हैं निरोधात्मक दंड भविष्य में अपराध कैद करने की शक्ति को समाप्त कर देगा। जो पैटर्न बोलते हैं निरोधात्मक दंड भविष्य में अपराध करने की शक्ति को समाप्त कर देगा। होम्स साइमन के भी करीब करीब ये विचार हैं। फीवर बेस के अनुसार निवारण चिकित्सा से बेहतर होता है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, देश निकाला, संपत्ति का संभरण आदि ऐसे दंड जो अपराधी को भविष्य में अपराध कार्य करने के लिए अक्षम बना देते हैं। यही कारण है कि उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथन, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है, निरोधात्मक सिद्धांत मिलने के बाद मनुष्य अपराध करने लायक नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसको मृत्युदंड मिल गया, आजीवन कारावास मिल गया, उसको देश निकाला मिल गया, संपत्ति का संभरण कर दिया। अब ऐसे अधिकार ऐसे दंड मिलेंगे किसी व्यक्ति को तो वो दोबारा फ्यूचर में अपराध करेगा? कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा सिद्धांत, इसको बोलते हैं सुधारात्मक सिद्धांत। ठीक है, दंड का सुधारात्मक सिद्धांत 20वीं सदी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह सिद्धांत समाज के संरक्षण की अपेक्षा व्यक्ति के सुधार पर अधिक बल देता है। ठीक है, व्यक्ति सुधार, नाम से पता चला सुधारात्मक सिद्धांत, मतलब जो अपराधी उनको सुधारने का प्रयास इसमें किया जाएगा। इसके अनुसार अपराधों का निवारण दंड से नहीं अपितु हृदय परिवर्तन से किया जा सकता है। यह दंड में अधिक विश्वास से नहीं रखता है। यह सत्य भी है, क्योंकि अपराध के अनेक कारण होते हैं। कई बार अपराधी नहीं चाहते हुए भी अपराध कर बैठता है। कई बार विवशता, भावावेश, प्रकोपन, उत्तेजना आदि कारण अपराध हो जाता है और इसे अपराध कारित होने के बाद स्वयं अपराधी के मन में प्रायश्चित होता है। ठीक है, और वो सुधरना चाहता है। कई बार व्यक्ति क्या करता है कि भावावेश में, क्रोध में या फिर प्रकोपन के अंदर कोई गलत काम कर बैठता है उत्तेजना के द्वारा। ठीक है, फिर उसको सजा मिल जाती है तो फिर वह उस अपराध को अपराधी के मन में वो प्रायश्चित करता है, वो सुधरना चाहता है। ठीक है, उसमें अपराध की पुनरावृत्ति का भाव नहीं होता है, वह केवल यही चाहता है कि उसे सुधरने का अवसर प्रदान किया जाए। तो ये होता है सुधारात्मक सिद्धांत। इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा है कि अपराधी से नहीं अपराध से घृणा करो। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उन्होंने बोला कि अपराधी से नहीं अपराध से घृणा करो। अपराध से घृणा कर अपराधी को सुधारा जा सकता है। यदि अपराधी को दंडित नहीं किया जाकर उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए तो वह भी एक अच्छा नागरिक बन सकता है। ठीक है, ये बोला था अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार धर्मशास्त्र और न्याय निर्णयों में दंड के सुधारवादी सिद्धांत का व्यापक समर्थन किया है। अपराधियों के लिए भर्त्सना, परिवीक्षा एवं पैरोल पर छोड़े जाना,
ठीक है। ये सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बरतसना, परिवीक्षा, पैरोल पर छोड़े जाना, सुधार गृहों में रखे जाना, ठीक है। शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक प्रशिक्षण दिया जाना, समाज में पुनर्वास की व्यवस्था किए जाने आदि की अनुशंसा किए जाना। यद्यपि इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है और यह कहा गया है कि अपराधी के मन में भय समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अपराधी अधिक अपराध करने की ओर प्रवृत्त होंगे, कारावास सुखद आवास गृह बन जाएंगे, अपराध करना लाभप्रद व्यवसाय बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 23 फिनिश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 25। आपराधिक दायित्व की परिभाषा दीजिए। आपराधिक दायित्व के तत्व के रूप में आशय व हेतु को समझाइए। आशय, हेतु, असावधानी की आपराधिक दायित्व के तत्वों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। विधि में दायित्व एक ऐसी संकल्पना अथवा अवधारणा है जिस पर विधि शास्त्री एकमत नहीं है। सामान्य अर्थों में दायित्व से अभिप्राय न्यायिक बंधन से है, ठीक है, लायबिलिटी। जब मनुष्य उस समय किसी कार्य करते के लिए उत्तरदायी हो जाता है जब वह अपने विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है। उदाहरण, अपकारकर्ता अपने अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होता है। इसी आधार पर सावरण का कहना है कि दायित्व आवश्यकता का ऐसा बंधन है जो अपकारकर्ता और उसके द्वारा किए गए अपकार के उपचार के बीच विद्यमान होता है, ठीक है। लायबिलिटी होती है। आपराधिक दायित्व क्या होता है? जब दायित्व किसी आपराधिक कृत्य से संबंधित होता है तो वह आपराधिक दायित्व कहलाता है। समझ में आई बात? जब दायित्व किसी आपराधिक कृत्य से संबंधित होता है तो वह आपराधिक दायित्व कहलाता है। आपराधिक दायित्व का संबंध अपराधी को उसके आपराधिक कृत्य के लिए दंडित किए जाने की कार्रवाई से है, ठीक है। ये हो गया। सारमन बोलते हैं आपराधिक दायित्व में विधि का उद्देश्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर विधि विरुद्ध कार्य करने वाले को दंडित करना होता है, ठीक। सारमन बोलते हैं जो आपराधिक दायित्व होता है ना, वो किसी अपराधी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधि विरुद्ध कार्य करने वाले को दंडित करने से होता है। आपराधिक दायित्व सदैव दांडिक एवं शास्तिक प्रकृति का होता है। आपराधिक उत्तरदायित्व के लिए दो बातें होती है, ठीक है। दांडिक और शास्तिक क्या होता है? दांडिक मतलब तो होता है दंड देना, शास्त्रीय मतलब होता है उस पर जुर्माना लगाना, पेनल्टी लगाना, ठीक है। दो प्रकृति का होता है आपराधिक दायित्व। उत्तरदायी ठहराए जाने वाले व्यक्ति द्वारा किसी कार्य कृत्य का किया जाना। दो बातें आवश्यक होती है, बस उस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया है या नहीं। इसे कृत्य के साथ आपराधिक मस्तिष्क का होना ये भी जरूरी होता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे शब्दों, दूसरों के कृत्य के लिए नहीं। लेकिन अब धारणा में परिवर्तन आ गया है। अब किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसे प्रतिनिधिक दायित्व कहा जाता है, ठीक है। दूसरे के दायित्व के लिए भी दोषी किया जा सकता है, इसे बोले प्रतिनिधिक दायित्व बोला जाता है। इस प्रकार फिर कोई कार्य कृत्य मात्र अपराध नहीं होता है, अर्थात कोई कृत्य मात्र किसी को अपराधी नहीं बना देता है। कृत्य के साथ आपराधिक मस्तिष्क के दुराशय होना भी आवश्यक होता है। दुराशय समझ में आ गया? बुरा इंटेंशन, वो होना भी जरूरी होता है। उसके बिना अपराधी अपराधी नहीं होता है, ठीक है। केवल कृत्य मात्र किसी को अपराधी नहीं बनता। क्या कह रहे हैं? केवल कृत्य मात्र से किसी को अपराधी नहीं बनता जब तक उसका मन भी अपराधी न हो, ठीक है। ये बोला गया इसमें। इस प्रकार किसी व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व केवल तभी होता है जब उसके द्वारा विधि द्वारा वर्जित कोई कार्य किया जाता है। उसके कार्य करने में उसकी आपराधिक मनस्थिति क्या है, मेन श्रेय क्या था उसका, ठीक है। हेतु क्या होता है? मोटिव। हेतु को ध्येय भी कहा जाता है। हेतु अपराध का एक मानसिक तत्व है। हेतु किसी कृत्य को करने का अंतिम उद्देश्य होता है, उनमें उसका मोटिवेशन क्या है, किस लिए वह यह कार्य कर रहा है, ठीक है। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई हेतु अवश्य रहता है, बिल्कुल सही बात है। बिना हेतु के तो कोई काम होगा ही नहीं, बिना मोटिव के तो। यह बात अलग है कि मात्र हेतु अपने आप में अपराध गठन नहीं करता है। दायित्व के निर्धारण में
हेतु की विशेष भूमिका नहीं होती है, इतना अवश्य कि हेतु से आशय का पता चल जाता है, पता लगाने में मदद मिलती है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। क अपने बच्चों को भूख से मरने से बचाने के लिए ख के मकान में प्रवेश करता है और वहां से कुछ खाद्यान्न चुरा कर ले जाता है। यहाँ क का अपने बच्चों को भूख से मरने से बचाने हेतु, ठीक है, हेतु आ गया ना, मोटिव, ठीक है ध्येय हो गया। यह अपने आप में अपराध नहीं है, ठीक है। वह अपराध तब बनता जब कार्य रूप में परिणत हो जाता, कार्य रूप में परिणत हो जाता तब अपराध बन जाता। हेतु नैतिक, अनैतिक, वैधानिक, अवैधानिक, अच्छा बुरा कैसा भी हो सकता है। अच्छा हेतु अपराध तब बनता है जब वह दुराशय में परिणत हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा हेतु अपराध तब बनता है जब दुराशय से परिणत हो जाता है। लोकेश शिव कुमार बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी मामले में हेतु अर्थहीन हो जाता है जब मामला चिकित्सीय साक्ष्य सहित अन्य साक्ष्यों से पूर्णतः साबित हो जाता है, ठीक है। अब उसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किसी मामले में हेतु अर्थहीन हो जाता है जब वहाँ पर अपराधी की जो शिनाख्त है, जो साक्ष्य है, वो चिकित्सीय विधि के द्वारा या अन्य साक्ष्य द्वारा पूर्णतः साबित हो जाते हैं, ठीक है। आशय, हेतु देख लिया, आशय अब देखते हैं आशय। आशय इंटेंशन, अपराधी वृद्धि में महत्वपूर्ण स्थान है आशय। हेतु का अगला चरण होता है। हेतु की कार्य रूप में परिणत आशय कहलाती है। कै ख से रंजिश रखता है, कै ख से बदला लेना चाहता है और परिमाण स्वरूप उसकी हत्या कर देता है। यहाँ रंजिश के कारण बदला लेने की भावना हेतु है और उसे कार्य रूप में परिणत कर देना, हत्या कर देना आशय है, ठीक है। देखो हेतु क्या हो गया, पहले दिमाग में सोचना मेरा मोटिव क्या है, भाई मेरे को ये काम इसलिए करना है क्योंकि मैं वो करना चाहता हूँ। फिर उस काम को कर देना वो होता है आशय। इस प्रकार क ख की रंजिश थी और क ख को मारना चाहता है और जो उसको बदला लेना चाहता है क ख से, तो वो बदला लेना उसके मन में चल रहा है, वो तो हो गया उसका हेतु, और वो ख को जान से मार देता है, ये हो गया उसका आशय, ठीक है। इस प्रकार हेतु अपराध का प्रारंभिक तत्व है तथा आशय उसके बाद का। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखते हैं दुराशय। दुराशय मेंस रिया, इसका उल्लेख भी समीचीन होता है। दुराशय अपराध का एक आवश्यक तत्व होता है। जब किसी आशय से कोई अपराध कार्य किया जाता है तो वह दुराशय कहलाता है, ठीक है। जब कोई आशय से कोई कार्य किया जाता है तो वह दुराशय कहलाता है। वस्तुतः दुराशय ही किसी कार्य करते को अपराधी बनाता है। केवल कार्य मात्र अपराध नहीं होता है, केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है। जब कार्य आपराधिक मनस्थिति दुराशय से किया जाता है तो वह अपराध का रूप ले लेता है, ठीक है। उसके मन में अपराध करने की जो मनस्थिति होती है ना, उसी से ही वह अपराधी बनता है, कोई कार्य करने से अपराधी नहीं बनता, ठीक है। ये बोला गया है इसके अंदर। आशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता, ठीक है, केवल कार्य से अपराध नहीं बनता। फाउलर बनाम पेयर के मामले में यह कहा गया है कि कृत्य स्वयं किसी मनुष्य को अपराधी नहीं बनाता है यदि उसका मन भी अपराधी न हो, ठीक है। अब देखते हैं असावधानी क्या होती है। देखिए, असावधानी उपेक्षा, अनवधानता, लापरवाही के नामों से भी संबोधित किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक कार्य होते हैं जो लापरवाही, असावधानी से किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिनसे अन्य व्यक्तियों को क्षति और नुकसानकारित होता है। ऐसे कार्य या तो अपकृत्य होते हैं या फिर अपराध होते हैं। असावधानी की विधि शास्त्र द्वारा भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई है। विनफील्ड के अनुसार असावधानी या उपेक्षा सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का ऐसा उल्लंघन इसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को क्षतिकारित हो जाती है। विनफील्ड बोलते हैं सावधानी बरतने की उपेक्षा
विधिक कर्तव्य का ऐसा उल्लंघन जो किसी व्यक्ति जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को क्षतिग्रस्त हो जाती है उसको बोलते हैं असावधानी। सालमन के अनुसार असावधानी में जहाँ सावधानी बरतना विधि द्वारा अपेक्षित होता है, सावधानी बरतने की विधि कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है, वहाँ होती है असावधानी। न्यायाधीश विलीस के शब्दों में असावधानी ऐसी सावधानी का अभाव है जिसका पालन करना दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है। हॉलैंड के अनुसार उपेक्षा ऐसी असावधानी है जो एक तरह तो दूसरों की उपत्ति, दूसरी तरफ परिणामों को सोचने के पूर्ण अभाव का संकेत देती है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी विधिक कर्तव्य का न करने या उसे लापरवाही से करना ही असावधानी कहलाता है। असावधानी या उपेक्षा भी आपराधिक दायित्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। असावधानी से अपराध का गठन आपराधिक दायित्व का उद्भव होता है। इतना अवश्य है, इसमें दुराशय या आशय का अभाव होता है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें दुराशय और आशय का अभाव होता है, ध्यान रखना। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 279, 304 के आदि के अंतर्गत आने वाले अपराध आपराधिक दायित्व के अच्छे उदाहरण होते हैं। आरपी शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में रोगी को गलत ग्रुप का ब्लड देने से उसकी मृत्यु हो गई। इसे चिकित्सक की असावधानी माना गया। ठीक है। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ बनाम गजेंद्र सिंह के मामले में शिविर में ऑपरेशन से चिकित्सक की लापरवाही, देखो असावधानी होगी ना, चिकित्सक की लापरवाही के कारण रोगी की मृत्यु हो गई थी। शिविर सरकार की ओर से लगाया गया था। न्यायालय ने राज्य का आपराधिक दायित्व माना। इसी प्रकार भोली देवी बनाम जम्मू कश्मीर के मामले में मांसपेशियों में लगाए जाने वाला इंजेक्शन नाड़ी में लगा देने से रोगी की मृत्यु हो गई थी, जिसे चिकित्सक की लापरवाही माना गया। स्पष्ट है, हेतु, आशय और असावधानी आपराधिक दायित्व को उद्भव करने वाले तत्व हैं। इस तरह दोस्तों, अपने जो 5th यूनिट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी ग्रुप में आए थे, वो सभी अपने पूरे कर लिए हैं। इसी तरह अपना विधि शास्त्र का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट में आपके कौन से क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट के चाहिए, फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय। बढ़िया वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।